नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं। एक के बाद एक राजनेता बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं और जैसा कि हमेशा लोकसभा चुनाव में होता है, जबानें फिसलती हैं, उसका नफा नुकसान भी होता है। और इस बार ये जबान फिसली संजय राउत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से कर दी। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, जो मौजूदा गुजरात है वहां औरंगजेब का जन्म हुआ, प्रधानमंत्री का जन्म भी वहीं हुआ, लिहाजा वही प्रवृत्ति प्रधानमंत्री की है जो औरंगजेब की हुआ करती थी। इस पर तमाम इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस समय जवाबी बयान दे रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। पूरी इंडिया गठबंधन को वो घेर रहे हैं संजय राउत के इस बयान पर। आइए पहले आपको सुनवाते हैं संजय राउत ने क्या कहा और उसके बाद जो पलटवार हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। पहले वो सुनते हैं, फिर इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर चुनाव से ऐन पहले इस तरह के बयान आते हैं और उसका फायदा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है, प्रधानमंत्री मोदी उठा ले जाते हैं। आखिर क्यों आते हैं इस तरह के बयान। पहले ये आपको बयान सुनवाते हैं। हे गुजरातचे राज्यकर्ते उद्या असतील किंवा शहा असतील, महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ, जिस प्रवणता के साथ विश्व के क्षितिज पर उभर रहा है और लोकसभा चुनावों में उनके विराट व्यक्तित्व के आगे अंतर्विरोधों, आपसी समस्याओं से जूझते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर, इनएविटेबल डिफीट को देखकर हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कल झारखंड के एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोपड़ी में गोली मारने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं मौत की कामना, मौत के प्रकार जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। और अभी इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खां से तुलना की। शिवसेना के नेता एकदम बौखला गए हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उसकी ज़मीन खींच ली। तो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, गाली गलौज पे उतर आए। प्रधानमंत्री की तुलना जिस तरह औरंगजेब से की है, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता उनको चुनाव के अंदर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं, लोगों के आंसू पोंछने वाले हैं, पूरे देश के लोगों के लिए जीते हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो चलिए देश के सवाल पर आते हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या औरंगजेब से पीएम की तुलना विपक्ष का सेल्फ गोल साबित होगा, खासतौर से महाराष्ट्र में। चुनाव के वक्त विपक्षी नेताओं की जुबान आखिर क्यों फिसल जाती है। एक ही गलती बार बार विपक्ष के नेताओं से क्यों होती है। हर गाली का हिसाब जिस तरह से मोदी उसको एक अभियान बना लेते हैं, तो इसका कितना नुकसान विपक्ष को होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे।
जयराम विप्लव जी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अनिल यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ होंगे। सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ होंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जनरल सेक्रेटरी दिल्ली AIMIM, ये हमारे साथ होंगे। विक्रम सिंह लीडर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। जयराम विप्लव जी आपके पुराने साथी हैं, ये बयान आपने सुना संजय राउत का, आपके पुराने साथियों में रहे हैं, आपके साथ काम कर चुके हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए जी 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 बताएं। तो ऐसी बात जरूर है कांग्रेस के गठबंधन में कि वहां जो कोई भी जाता है उसकी भाषा वैसी ही हो जाती है, उसके कर्म वैसे ही हो जाते हैं, उसी रंग में वो रंग जाता है। तो बहुत पुरानी कहावत है भारत में, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अब हर कोई तो ज्यों रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रवृत्ति का हर कोई नहीं हो सकता है। अधिकांश लोग संगति का असर अपने अंदर दिखाते, और यही चीज आपको दिखाई पड़ रही है। एक लंबी फहरिस्त है। अभी ताजा इसी चुनाव की घोषणा के साथ ही हम लोग देख लें, पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार की व्यक्तिगत अभद्र और अपमानजनक बातें कही, संतान होने ना होने की बात कही, उनके परिवार के बारे में, मोदी जी के परिवार के बारे में टिप्पणी की, और अब मोदी जी की तुलना औरंगजेब के साथ करने का दुस्साहस इन्होंने किया है। तो ये साफ दिखाता है कि हार की हताशा में बौखलाए हुए इंडी गठबंधन के नेताओं का क्या हश्र हो गया है। ठीक है, चलिए पर वो पहुंच चुके हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, उद्धव गुट से हैं, शिवसेना उद्धव गुट से। विक्रम सिंह जी, ये जो बयान दिया है, औरंगजेब से तुलना की है, क्या वजह है? क्या इसलिए कि महाराष्ट्र में कुछ आपको फायदा मिलेगा इससे? पूरी तरह से राजनीतिक बयान था सर। ये एक देखिए, एक सोच को एक बताया गया है। अब ये जिसके ऊपर अगर लेना चाहें वो बात अलग है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किस प्रकार से महाराष्ट्र में लूट मचाई थी, तोड़फोड़ की थी, तो क्या उसी तरीके से अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है? सारी चीजें महाराष्ट्र से ले जाके सारी चीज गुजरात में ले जाई जा रही हैं, सरकारें तोड़ी जा रही हैं, उनको सरकार को तोड़ के उन लोगों को गुजरात में बैठाया जा रहा है, फिर वहां से गुवाहाटी भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक मानसिकता वैसी लग रही है जैसे औरंगजेब ने महाराष्ट्र के लिए तोड़फोड़ की, तो उनकी मानसिकता थी, वही मानसिकता है, तो वही मानसिकता नजर आ रही है। तो इस संदर्भ में ये सब चीजें कही गई हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए कि ये लोग इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं भाई एक अकेला सब पे भारी। अरे भाई, जैसा बोलते हो ऐसा कम से कम नजर तो आओ। आप अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है फिर भी आप तोड़फोड़ में लगे हो। अब यही राज ठाकरे है, देखो। नहीं तो इस पर खुलासा भी करना चाहिए ना, जैसी तोड़फोड़ की थी। ठीक है, वो तो बाकायदा जन्म का पूरा बयान कर रहे हैं कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, उनके पड़ोस के गांव में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ, तो वो खूबियां आ गई हैं या वो प्रवृत्ति आ गई है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक कहने की बात है कि देखो, जिस जगह से आदमी जहाँ का होता है उसमें तकरीबन लोग जैसे उसी मानसिकता के जैसे रहते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, या आदमी अपने उसकी एक तानाशाही प्रवृत्ति का जैसे आदमी होता है। जैसे देश में तानाशाही वाली बात चल रही है, जैसे JP नड्डा ने एक बार कहा भी था कि अब सिर्फ एक पार्टी रहेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इनकी सोच यही है, तानाशाही वाली। तो ये तो सारा पूरा देश देख रहा है। इनके जो जितने भी सहयोगी थे सबको इन्होंने खत्म कर दिया। इसी प्रकार से शिवसेना को भी खत्म करना चाह रहे थे। जिस शिवसेना का कंधा पकड़ करके ये महाराष्ट्र में पनपे थे, देखो उसी को जो है इन्होंने खत्म करने की, तोड़फोड़ करने की इनकी मानसिकता रही है। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सर कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ठीक है, मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता का भी कमेंट ले लूं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास भी जाऊंगा। अनिल जी, क्या इस तरह के बयान विपक्ष को कमजोर करेंगे चुनाव में? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी विपक्ष देखता रहा है। 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, चाय वाला, चौकीदार, इस तरह के बयानों को जिस तरह से अभियान बना लिया प्रधानमंत्री ने, उसका नुकसान हुआ विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। और इस बार क्योंकि आप सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, तो इसका नुकसान पूरे गठबंधन को होगा, आपको लगता है? अबुल भाई, मुझे लगता है कि 10 साल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश में राज करते हुए हो गए हैं।
मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग इस बात से बाहर निकलें कि भाई मोदी जी ने क्या कहा या मोदी जी को किसी ने क्या कहा। आम जनता आज इंतजार कर रही है कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या किया। अगर आज सवाल होना चाहिए तो इस बात पे होना चाहिए कि जब आम जनता दर-दर भटक रही ये महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का अवैध तरीके से कैसे आ गया है। आज तो चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। मोदी जी ने 10 साल पहले जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, वो कहां गई? रोजगार के नाम पे 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में देश में, उस पर सवाल होना चाहिए ना। आम जनता को क्या मतलब है? अगर जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कई बार आक्षेप लगते हैं, हम भी लगाते हैं और उधर से भी लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने एक बात बताई है, चुनावी रैलियों में ही तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। हमने तो कभी उस बात को मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि भाई हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करना। कब ये भाजपा इस बात से निकलेगी कि मोदी जी को ये कहा, मोदी जी ने ये कहा? अरे भैया, आप ये बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, कितनी बनी है? आप ये बताइए कि आप डीजल पेट्रोल जो आप 40 के पे लाने वाले थे, वो 100 के पास कैसे चला गया? आप रुपये की जो कीमत है वो डॉलर के बराबर करना देखिए बयानों का अपना रोल होता है, ठीक है, वो जनता के बीच जा रहे हैं, वो चुनाव किस लिए हो रहा है, ये तो जनता साफ करेगी कि वो कितना कन्वींस है प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वो कितना कन्वींस है, वो साफ कर देगी चुनाव में। लेकिन ये जो जबानी जंग होती है, इसका अपना महत्व होता है। मैं पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं सुमित जी, उनका भी कमेंट ले लूं, उनको शामिल कर लूं पहले, उनको शामिल कर लेता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुमित जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको एक जी बताइए। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज देश किस हालात पर खड़ा है, चर्चा उसकी होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में जो राजनीतिक दल देश के ऊपर कायम था, जो अपने आप को देशभक्त बताता था, उसने देश की जनता के साथ क्या क्या कहा। देश का अन्नदाता, देश के भाग्य विधाता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाकिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला। क्या तब ये सवाल नहीं बनता था? तब मोदी जी ने अपने नेताओं को कहा नहीं कि आप जो देश का दिन रात मेहनत करके अनाज उगाकर देश का पेट भरते हैं, उनको आप लोग पाकिस्तानी कैसे कह रहे हो, आप उनको आतंकवादी कैसे कह रहे हो? आज अगर मोदी जी को कोई कुछ भी कह देता है, किसने कहा? स्कूल के अंदर किसने कहा बताइए? किसी नेता का नाम लीजिए ना आप, की आदत है। किसने कहा ये बताइए? सहानुभूति, देखिए इस पड़ाव में सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री जी दर दर भटक रहे हैं कि मुझे अपनी सहानुभूति लूटने के लिए। आपने जो जनता को करार किया था, बिल्कुल सही कहा अमित जी ने, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर आकर वोट मांगे। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, प्रधानमंत्री जी आकर उसके लिए वोट मांगे। महिला सुरक्षा का वादा किया था, जंतर मंतर, कठुआ, ये जो चीजें हुई है मोदी जी के राज में, मोदी जी को उस पर अपना स्पष्ट बात रखनी पड़ेगी। आप महिलाओं के बीच में जाके बताइए कि उन पहलवान बेटियों की क्या गलती थी, जिनको मोदी जी के मंत्री ने, मोदी जी के लोगों उनको अनाप शनाप बोला, मोदी जी की पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये सारी चीजें देश के लोग देख रहे हैं। ये जो मोदी जी को कोई कुछ भी कह दे, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश पहले है, मोदी जी बाद में है। अगर उनको किसी चीज से पीड़ा लगती है तो वो मत सुने। ठीक है, MIM के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मेहरुद्दीन रंगरेज। मेहरुद्दीन साहब, आपको क्या लगता है, औरंगजेब से तुलना कर दी संजय राउत ने और उसके बाद एक सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हमने लगातार बयान सुनवाए, बीजेपी प्रवक्ता के भी बयान, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे भी हैं। आपको इसमें क्या खराबी लगती है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब मुगलों का शासन था तो वो भी उनके समय में ना तो चुनाव होते थे, ना राजा का बेटा ही राजा बनता था, और वो जो चाहते थे वो करते थे, ना विपक्ष से पूछते थे, ना जनता की हित के लिए कोई काम करते थे। उन्हें जो अच्छा लगा वही काम कर दिया। तो इसी वजह से उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही। जब ये पार्टी का मैनिफेस्टो आया था और मैनिफेस्टो में कहा गया था हम साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए भी देंगे, 6,000 रुपए किसानों को वादा किया गया, और स्मार्ट सिटी की बात लेकर और एम्स, मतलब जितने वादे उन्होंने कहा था, कोई वादे उन्होंने अपने पूरे नहीं किए जो समाज में जाकर अपनी बात रख सके। मगर
मगर मोदी जी क्या करते हैं, समाज में ध्रुवीकरण का काम कैसे हो जाए, मंदिर मस्जिद कैसे हो जाए, 80-20 में लोग कैसे डिवाइड हो जाएं, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति में मैं आ उनके रहा नेता भी लगे हूँ रहते जयराम हैं। जी, आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को अपने जो अच्छे दिन का वादा उन्होंने दिलाया था, गुजरात मॉडल की बात उन्होंने शुरू में लेकर आए थे 2014 में, वो बातें उनकी अब नजर नहीं आती, कहीं ना उनके किसी भाषण में आती, ना कहीं आती, ना उनके कोई नेता और जितने प्रवक्ता हैं वो भी बात नहीं करते। वो हमेशा बात पूछो उनसे महंगाई तो कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, कहें बेरोजगारी तो कहते हैं हमने धारा 370 हटा दी, लोग कहें किसान की बात करो, युवाओं की बात करो तो वो कहते हैं कि हमने जो है ट्रिपल तलाक हटा दिया। अरे सर, इनसे क्या, ये मुद्दे देश के मुद्दे थोड़ी हो सकते हैं, जो महंगाई बेरोजगारी देश का सबसे ठीक है। बड़ा मुद्दा है। जयराम विप्लव जी, आपने सभी प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, उनकी बात आपने सुन ली। यहाँ पर सभी का ये कहना है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रही है भारतीय जनता पार्टी, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में दिखाए। देखिए, दुर्भाग्य की स्थिति तो यही है ना। आज मेरा ये आरोप है कि ये जो विपक्ष की एनडीए अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं, ये विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बहस नहीं कर सकती है, ये उसको मुद्दा नहीं बना सकती है। यही कारण है कि इनके बड़े बड़े नेता मंचों से पब्लिक में इंटरव्यू देते समय, बाइट देते समय लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनसे ये एक वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण कर सके। नहीं तो लंबी फेहरिस्त इनकी पूरी देख लीजिए। जब से ये इंडिया अलायंस की पहली बैठक होती है, ए राजा से लेकर के उदयनिधि स्टालिन, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालू प्रसाद यादव और अब संजय राउत, ये बयान क्या दर्शाता है? पहली चीज। दूसरी चीज, इनके पास मुद्दों का घोर अकाल है। ये आज बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की, इनको आंकड़े पता होने चाहिए। मुझे 10 सेकंड आप अनइंटरप्टेड दीजिएगा। देखिए, इन्होंने अभी 4 बातें मेहरुद्दीन रंगरेज साहब ने बताई सरकार के बारे में। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात की। ईपीएफओ और ईएसआईसी का डाटा बताता है 2014 से आज 2024 मार्च के बीच में 21 करोड़ से अधिक खाते खुले, यानी लोगों को नौकरियां मिली। 19 लाख केंद्र खाते खुलने से नौकरियां नहीं मिलती भाई, हिम्मत नहीं है भाई, सुनने की क्षमता नहीं है। अरे सर आप ये बताइए, परिवार आपने परिवारों को बेरोजगार बना दिया, परिवार की कमर तोड़ महंगाई से दबा दिया, परिवार को गरीबी दलदल में फंसा दिया, परिवार को कोविड में भूखा प्यासा पैदल चलने पे मजबूर बना दिया। बोलने दीजिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए पहले। इनका प्रवचन करवाइए, फिर मैं बोलूंगा। परिवार की नफरत में आग में झुलसाया, परिवार को सुमित जी, परिवार को परिवार से तो वादा नहीं निभाया, परिवार के लोगों सुमित जी पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। कीले बिछाई, परिवार के किसानों को रोकने वाले के लिए गोद में बिठाया। ठीक है, पहले उनको बोलने दीजिए। सुमित जी सम्मान पूर्वक ऐसे कुतर्कियों के साथ बात नहीं। अच्छा, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, रुकिए, देखिए उनको पहले अपनी पूरी बात रखने दीजिएगा, उसके बाद आप बोलिए। अरे भाई, ये कुछ बोलने लायक है इसलिए छोड़ के जाते। नहीं, उनको पहले पूरी बात रखने दीजिए। जयराम विप्लव। अबुल जी, अगर आप अनइंटरप्टेड, मैंने सबको सुना, अगर आप इस प्रकार की डिबेट करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जनता देख रही है कि किसके पास तर्क नहीं है। इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये मेरे आंकड़े सारे बता दिए। इनके पास रुक जाइए मेहरुद्दीन साहब। जी, आपको अगर 5 विपक्षियों के साथ सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता को बोलने का मौका नहीं देना है, इस मैं आ रहा हूँ, प्रकार की डिबेट मत करवाइए। मेहरुद्दीन रंगरेज, रुक जाइए, पहले उनको अपनी पूरी बात कर दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा समय। जयराम विप्लव, आप बोलिए, आप बताइए। आप 2 बातें कह रहे थे। आप कह रहे थे कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर विपक्ष बहस नहीं कर सकता। नहीं, 5 के 5 ने रोजगार की बात की। आंकड़ा सुन लीजिए, फिर आप उसको अपने समय में काटिएगा। ये क्या तरीका बीच में चिल्लाने का? 21 करोड़ का रोजगार नौकरी का आंकड़ा ईपीएफओ और ईएसआईसी का डाटा उपलब्ध है, उसको जाकर देख लीजिए। 19 लाख की नौकरियां केंद्र सरकार की और 10 लाख तो पिछले 1 साल में टाइम बॉन्ड करके रोजगार गारंटी मेला लगा करके लोगों को धूमधाम के साथ। ठीक है, ये आप महंगाई
ईएसआईसी का आंकड़ा आप दे रहे हैं। 10 साल में ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों का ठीक है, आंकड़ा है ये। ठीक है, ठीक है, ईपीएफओ का आंकड़ा 16 करोड़ का है, ठीक है। जो आप उठा करके देख लीजिए 2014 में 11 करोड़ था, आज 27 करोड़ है। ये ऐसे ही नहीं खुल जाते हैं, महीनों तक उसमें वेतन से हिस्सा कट करके जाता है, तब ईपीएफओ का डाटा पूछने लगेंगे कि एक अरब में कितनी चीजें होती है तो आप बता नहीं पाएंगे। वही तो मैं बताता हूँ, आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वही बातें आप करते हैं। अब बोलिए। बिना तथ्य के बात रखते हैं और झूठे नैरेटिव फैलाते हैं। ज्ञान मत हो यहाँ पर। अगर आपको 2 करोड़ रोजगार आपने सालाना कर दिया होता तो आज मोदी जी चिल्ला चिल्ला के अपनी रैलियों में कहते। आप जाकर के एमआईएम की जो डिवेसिव पॉलिटिक्स है वही बतियाइए, आंकड़ों पर बात करिएगा, दूसरे को साबित करिएगा। आज सच्चाई क्या है अब आप देख लीजिए। एक बात और कह दूं, आज ये हालात की चर्चा आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे। अभी आपने डिबेट शुरू होने से पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाई, केजरीवाल को एक और झटका। आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो दिल्ली का मुख्यमंत्री गया था कोर्ट के भीतर कि मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल जाने से बचाइए, प्रोटेक्शन दीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं भैया तुमको हम प्रोटेक्शन नहीं दे। चलिए ये एक अलग विषय है। 3 बड़े जयराम जी, ये अलग विषय है, ये अलग विषय हालात है ना, ये अलग विषय है। हालात है, इनको कोर्ट ठीक है, ये अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, एक मिनट। जयराम जी आप काफी बोलिए सर। जयराम जी ठीक है, अब दूसरों को भी ठीक है, ठीक है। सुमित जी यहाँ पर बात जेल में नहीं चला जाता है, उसके खिलाफ आपको सबूत देने पड़ेंगे। 1000 से ज्यादा छापे सर, ये आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे ना, हम अरविंद केजरीवाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबूतों के साथ महीनों से जेल में है, अभी और रहना है, सजा भी ठीक है। सुमित जी, कानून की लोकतंत्र है। सुमित जी, अच्छा एक लाइन बताइए, ठीक है, लालू प्रसाद यादव करप्ट है कि नहीं? लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है कि नहीं, जिसके चरणों में बैठ के केजरीवाल भ्रष्टाचार का पाठ आजकल पढ़ रहे हैं? विपक्षियों के घर पे बिना किसी वजह के दिन रात रेड मरवाती रहती है, और उन विपक्षियों के घर पे भी आप लोग रेड मरवाते हो जिनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों में। अनिल यादव जी ठीक है, ये दूसरी दिशा में जा रही है। सुमित जी, विप्लव जी, विप्लव जी एक मिनट। सुमित जी प्लीज, सुमित जी प्लीज शांत रहिए। विप्लव जी शांत रहिए। हम बात कर रहे हैं कुछ और। जो आरोप लगाए गए, जिस तरह से बयानबाजी संजय राउत की हुई, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने तुलना की प्रधानमंत्री की औरंगजेब से, उन्होंने तुलना की। इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जब चुनाव के अंदर देश होता है तो इस तरह से जबान फिसलती भी है। अनिल यादव जी एक बात कही, आप ये भी कह रहे थे कि इस तरह के जिसका कोई महत्व नहीं होता है इश्यूज का, वो भारतीय जनता पार्टी वो इशू बनाती है। जयराम विप्लव जी ने एक चैलेंज अभी दिया, उन्होंने कहा कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर तो विपक्ष बात ही नहीं कर सकता, बहस ही नहीं कर सकता है। उन्होंने आंकड़े दे दिए, कितने करोड़ नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए। जी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं अपने भाई को सुन रहा था और बड़ी समझदारी से वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईपीएफओ में हमने 16 करोड़ खाते खुलवा दिए। आपको शायद इन्हें नहीं जानकारी होगी कि कोई भी छोटी से छोटी कंपनी जो 10 एम्प्लॉय रखती है, उसकी मजबूरी होती है कि वो अगले ही दिन अगर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा रखेगी तो उसको खाते खुलवाने पड़ते हैं। चाहे अगर 10 दिन बाद वो अगर कंपनी बंद हो जाती है, वो लोग बेरोजगार होते हैं, तो वो खाते खुले रहते हैं। तो खाते खुलने का मतलब रोजगार नहीं है। खुद इनके ही मिनिस्टर ने ये बताया था, पार्लियामेंट में ये बताया कि 9 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां खाली हैं होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में और रेलवे मिनिस्ट्री में। ये तो इन्हीं के मिनिस्टर के आंकड़े हैं। अभी भाई साहब महंगाई की बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 450 रुपए का होता था, आज 1100 का हो गया है। पेट्रोल डीजल जो 50-60 रुपए तक जाता था वो आज 100 तक पहुंच रहा है। तो महंगाई पे क्यों नहीं बात हो रही है भैया? हम इस देश ने टमाटर 100 रुपए से ऊपर जाके खरीदी है, इस देश ने अदरक 400 रुपए से पार खरीदी है, लहसुन 400 रुपए से पार खरीदा है। आप भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? और देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि भाई यदि सत्ता में हम आएंगे तो हम आम जनता के लिए क्या करेंगे। और ये
10 साल सत्ता में थे, तो इन्होंने क्या किया? आज जब राहुल गांधी जी युवा न्याय की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि 30 लाख सरकारी नौकरियों के जो पद हैं उनको भरने का काम करेंगे, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम करेंगे, सालाना 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने का काम करेंगे, जिससे उनका स्तर समाज में, परिवार में सब तरीके से बढ़ेगा। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के सामने क्या होती है? एक्सपीरियंस नहीं होता, नौकरी करने जाते हैं, नहीं मिलती है। राहुल, आपको उसमें प्रशिक्षण भी मिलेगा और 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड भी मिलेगा, उसके बाद आप कहीं भी जाके नौकरी पा सकते हैं। ये मुद्दे होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई विक्रम जी, चलिए मैं अपने उसी मुद्दे पर आता हूं। मैं उसी मुद्दे पर आता हूं। सारे संसाधन देश के 50% संसाधन जो है 5%। चलिए मैं बयानबाजी वाले मुद्दे पर कहाँ काम हो रहा है? मैं बयानबाजी वाले मुद्दे पर आता हूं। विक्रम जी, आज की तारीख में सब ये पूछ रहे हैं, जब से संजय राउत का ये बयान आया, सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री जब आप उनके साथी हुआ करते थे, सरकार वहां पर आपकी थी, तब प्रधानमंत्री की ये खूबियां नहीं पता थी शिवसेना को, संजय राउत को। नहीं, देखिए आप पहले जब शिवसेना का जो साथ था तो कभी भी शिवसेना का तो कोई सरकार रही नहीं, कभी ना शिवसेना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में रही। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया ना कि शिवसेना की उंगली पकड़ करके ये महाराष्ट्र में पनपे है। शिवसेना ने ही इनको महाराष्ट्र में पनपाया है और आज उसी शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि इनकी मानसिकता तोड़ की है। आप मुझे अबुल जी, आपकी जानकारी भी कमजोर है क्या? अरे भाई सुनो, राज ठाकरे शिवसेना सेंट्रल में हमारे साथ सालों जाना चाह रहा था। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हो यार? महाराष्ट्र एक बार राज ठाकरे अयोध्या आने के लिए कहा, मोर्चा खोल दिया। अपनी पार्टी की रखिए ना भाई, मोर्चा खोल दिया, आके बोल रहे हैं। सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए। खोल दिया, कोई तो हिंदुओं को मारता है मुंबई में। नहीं, सालों साल हमारी पार्टी में सहयोगी रहे, इन्होंने पार्टी भी ले लिया। इन लोगों की कोई सिद्धांत नहीं है, ये अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं और देश को ये पूरा तरीके से देश पर तानाशाही लाना चाह रहे हैं और सारी चीजें ये गिने चुने लोगों के हाथ में दे देंगे। आम पब्लिक सिर्फ वोट डालने लायक रहेगी, क्योंकि आज ये जो भी कह रहे हैं ना, ये पब्लिक के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं, कोई भी विरोध कर रहा है उसी को अंदर कर देते हैं। आप मुझे बताइए, ये झूठी गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने स्टेज के ऊपर चिल्ला करके गला फाड़ के कहा था कि वे 75,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाए इन्होंने अजीत पवार के ऊपर। लगाए थे कि नहीं लगाए? आप मीडिया वाले हो, आप लोगों ने दिखाया था टीवी में। अब बताओ, उसको अंदर अपने पार्टी में ले लिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो कौन सी गारंटी थी इनकी? भाई इनकी एक भी गारंटी बता दो इन्होंने सच बोला हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जयंतु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, और ये एकनाथ शिंदे की खुद इंक्वायरी इन्होंने उसके ऊपर चला दी थी, तो उन्होंने वो डर के मारे उधर चला गया। तो इनकी गारंटी कौन सी है? भाई भ्रष्टाचारी को शरण देने के लिए और उसको अपने पास मिला करके वो पाक साफ हो जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा होता है? मुझे बताइए। आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, क्योंकि जिसके ऊपर इन्होंने पहले आरोप लगाए, फिर उसके पास साथ सौदेबाजी की कि आप इधर आ जाओ नहीं तो जेल में डाल लेंगे। अब वो सब जो है ना इनके साथ चले गए। तो ये मुझे बताइए, ये कौन सा मतलब जयराम जी, ये एक ऐसा आरोप है जिससे बीजेपी भाग नहीं पाती है, जवाब भी नहीं दे पाती है। बिल्कुल सही बात है। आपकी इजाजत हो तभी जवाब दे देते हैं। जी बताएं। हाँ, सबसे पहले तो भाई साहब शिवसेना के प्रवक्ता हैं, तो शिवसेना का इतिहास तो पढ़ लीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए भाई, 2019 से पहले लगातार आप सरकार में हमारे साथ थे, आपके मंत्री भी हुआ करते थे और अटल जी की गवर्नमेंट में भी हुआ करते थे। सेंटर की बात अरे अभी से अरे अपना बयान फिर पढ़ सुन लीजिएगा। आप जो बोल रहे थे उसी पे मैंने कहा आपको थोड़ा अपनी पार्टी का इतिहास जानकारी लेके कह रहा हूं कि पार्टी ने नंबर 2 मैंने कहा कि शिवसेना ने खुद। अरे आपने क्या कहा मैंने सुना, आपने कहा कि हम तो सेंटर में कभी रहे नहीं इनके साथ। अब सुन लीजिए, और 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में शिवसेना भाजपा गठबंधन चुनकर आई थी। पुत्र मोह में अपनी पार्टी को बर्बाद करने वाले अपनी नाकामी का ठिकरा भाजपा पर ना फोड़े। नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने कितनी सहजता के साथ स्वीकार किया कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, और जब वो छोड़ करके हमें जाते हैं
तब हम उनको भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देते हैं। अरे तो उनको सजा देते ना, हमारी अरे उनको सजा देते तुम पार्टी में डालोगे, तब तक आप मुझे हम बताओ। उनको छुपा अरे करके सुनो, रखते हैं, बचा करके आप रखते उनको सजा देते हैं। अरे हैं, बीच में आप उनको कंटिन्यू जेल में अभी डाल के एक बार तुम अबू जी मानते। आपने नहीं रोका इनको, मैं सबके नहीं, बीच में बोलूंगा, नहीं झूठ क्यों मैं बोल रहे हो? सबके बीच में बोलूंगा। आप उनको जेल में डालते पहले तो सुन लीजिए मानते, विक्रम जी, आपने विक्रम जी, कार्रवाई की। विक्रम जी। कितनी ठीक है। इतनी भी क्या नफरत है कि आप ये तो सुनना झूठ नहीं बोल रहे हो, चाहते। देश अरे के सुन सामने लीजिए, सच बोलो जो भी सुन बोलना लीजिए, है। पहले उनकी बात पूरी होने कोई दीजिए। थर्मामीटर लेके बैठे हो सच का। अरे बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी तुम जैसे नकली सोनिया सेवकों को देख करके। अरे बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि तुम अफजल खान और औरंगजेब के तलवे चाटने लगे, तुरंत तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। अब शांत रहो, अब शांत रहो। एमआईएम का बाला साहब ठाकरे से सेना के मेरे भाई एक एक करके बोलिए। से कहा कि मोदी जी को और एक बात और कहूंगा, भाषा का थोड़ा संयम भी रखिएगा, अपनी आराम से बोलिए। हम लोग बहस कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, आराम से बहस आज कीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जी। हिंदुत्व का प्रखर विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी को बचाव के करते हो, लिए हिंदुत्व के बकवास दूसरे करते के हो, ऊपर खोखला हमला हिंदुत्व है। 10 करने सेकंड के जवाब लिए इसको मैं आ रहा हूं अनिल जी आपके पास आऊंगा। औरंगजेब का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे झूठ बोल बकवास रहा है कौन यहाँ पे करते हैं, बैठ वो करके। जान रहे हैं सब लोग। बकवास की ये राजनीति झूठ बोल तो रहा है। उद्धव ठाकरे ने शुरू की, सोनिया नहीं, गांधी के नहीं, चरणों में चले गए। जिस सोनिया अरे गांधी कहीं पे भी जाओ, तुम तो महबूबा मुफ्ती के चले गए मुखालफत थे। की। अरे तुम तो महबूबा अरे मुफ्ती हमने के तो चरणों में बता गए थे दिया कि नहीं गए थे? कश्मीर में 370 भी हटाया अरे और अपने मुद्दों पर अडिग खड़े अरे, हैं। राम मंदिर भी महबूबा बनवाया, मुफ्ती के चरणों में 3 गए थे कि नहीं तलाक गए भी थे? लेकर आया, लेकिन महबूबा शिव मुफ्ती के सैनिकों चरणों में को गए थे? सोनिया गांधी के चरणों में ला करके अपनी विचारधारा को तिलांजलि देने और वाली उद्धव महबूबा मुफ्ती ठाकरे के चरणों में कौन गया था? नकली शिवसेना महबूबा शर्मसार के चरणों में करती है कौन गया था? बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को। बाला साहब ठाकरे के असली फॉलोअर आज शिंदे जी के साथ, उनके साथ सरकार में महाराष्ट्र की सेवा कर शिंदे रहे का हैं। कौन सा हिंदुत्व है? जो शिंदे का पुत्र कौन सा प्रेम हिंदुत्व है? में बताइए। पार्टी को बर्बाद कर दिया उद्धव जैसे ठाकरे जी तुम्हारा ने। खोखला हिंदुत्व है, पुत्र ऐसे प्रेम में शिंदे बर्बाद का- कर दिया, पार्टी खंड खंड शिंदे हो का गई, कौन सा हिंदुत्व है भाई? विचारधारा से समझौता कर लिया। ठीक है, मिर्ची लग रही जयराम है, जी, कोई जयराम तर्क विप्लव जी, नहीं, ठीक है, कोई तर्क ठीक नहीं है। अनिल यादव जी को जवाब देने दीजिए अब। ठीक है, अनिल कोई यादव, तर्क ठीक है। नहीं विक्रम जी, विक्रम जी, इतने झूठे लोग हैं। विक्रम जी, विप्लव जी, सोनिया सेना विक्रम जी, शांत हो विप्लव जाओ। जी, विप्लव जी, शांत हो जाए, तो झूठ विक्रम बोल जी, रहे हो। सोनिया सेना शांत हो जाओ भाई, विक्रम जी शांत हो जाओ। जाइए, विक्रम जी शांत हो अरे जाइए, सोनिया प्लीज। सेना शांत हो जाओ। उद्धव विक्रम उद्धव बाला साहब विक्रम ठाकरे जी, की- क्या हो रहा है? ठीक है, बाला ठीक है। साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी तुम अरे जैसों क्या को हो रहा है? देखकर। चलिए चलिए, ठीक है। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, प्लीज। अरे महबूबा को भी रो विक्रम जी, रही है। और भी मेरे साथ मेहमान हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। और भी मेरे साथ अरे मेहमान भाई, ये हैं, झूठे आदमी और भी ये लोग बोलते हैं। यहाँ पे आके। ठीक है, अनिल जी, आप अनिल जी, मीडिया वाले इनकी आवाज सुनाते रुक हो। जाइए, रुक जाइए। विक्रम जी, अरे विक्रम जी, बात नहीं हो पाती है। विक्रम जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा अब आपकी आवाजों को। धोखेबाज कौन है? झूठी गारंटी देते है हैं। भाई साहब। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, विप्लव जी, शांत हो जाइए। अनिल यादव जी बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं आपकी बात। मेरे साथ 2 और मेहमान भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, एमआईएम के प्रवक्ता भी हैं, उनको भी मैं मौका देना चाहता हूं। अनिल जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि भाई जब हम नेशनल चैनल पे बैठते हैं और हजारों लाखों लोग हमें देख रहे होते हैं तो हमें आचरण का ध्यान रखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा साथी हैं, अब आप देखिए कि तू तड़ाक पर उतर आए हैं। अरे सीधा साधा सवाल था आपसे कि अजीत पवार के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था 20,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद उन्होंने मंच से लगाया था। अब उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो अजीत पवार को मैं चक्की पीसिंग कराऊंगा। आज उनके साथ सीट सीकिंग हो रहा है। इन पे सीधा सा सवाल ये पूछा था कि भाई पहले क्या गलत था और आज क्या सही हो गया जो अजीत पवार को अपने साथ ले लिया। अब वो जवाब देने के बजाय तू तड़ाक पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हम जितनी बार भी नाम लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मोदी जी कहकर बात करते हैं किसी भी बड़े नेता का, क्योंकि देखिए हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे मैं कांग्रेस से हूं चाहे बीजेपी से हूं, और ये जितने लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या बाला साहब ठाकरे रहे हो, ये सब लोग बड़े सम्मानित लोग हैं और हमें अभी अरसा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो जब हम उनका नाम लेते हैं तो थोड़ा सम्मान से लिया जाना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी के हो, हमारी के हो। तो इसमें इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी, मैं बात कर रहा था योजनाओं की। देखिए, सम्मान से होता करना क्या चाहिए, है कि लेकिन जब क्या हम काम- औरंगजेब से तुलना कर देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं।
देखिए मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आपने काम नहीं किया होता तो आप मुद्दों को परगलाने के लिए उनका इशू बनाते हैं। यदि किसी ने ऐसा कहा, आपने भी तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, हम लोगों ने इसे इशू नहीं बनाया। हाँ, आपने भी तो हमारी एक सांसद को सुपर्ण का कहा, आपने कांग्रेस की विधवा कहा सोनिया जी के लिए। अब बताइए इस तरह की भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। सुन लीजिए विप्लव भाई, मैं आपको सुन रहा था। अब जहां तक मैं इन बातों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब मैंने एक बार भी, विप्लव भाई मैंने एक बार भी आपके बीच में ये चार साथी तो आप ही के हैं ना जिन्होंने लगातार हमारे बीच में बोला। सुन लीजिए ना, मैं तो मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सुन लीजिए पहले। बुलेट ट्रेन सोनिया सेना शांत हो जाओ करते थे, एक भी बुलेट ट्रेन तो बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए विक्रम जी अनिल जी को बोलने दीजिए। दोगुनी करने की बात आपने ठीक है। करी थी। नहीं, महबूबा से मिला कुछ ज्यादा किसान आपके कार्यकाल में मारे गए हैं भाई। आप थे जो 70 में बसा दिए पंडित, वहाँ पे बसा दिए पंडित। अरे उनको भी बसाएंगे, बसा रहे हैं। मारा जा रहा वहाँ। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए। विचारधारा से समझौता करके अनिल को अपनी अनिल जी को अपनी बात पूरी होने नहीं, दीजिए। बीच में प्रॉम्प्ट लगातार करते रहेंगे, मैं इनका क्यों सुनूंगा भाई? तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, नहीं मैं आपके पास जब आऊंगा आप अपनी बात कहिएगा। नहीं देना चाहते। मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। लोगों को बैकलास अनिल जी देखिए असल में हकीकत यह है कि जितनी इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स थी वो सब फेल हुई। आप उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत योजना जो थी, मोदी जी उसका गाय बगाए जिक्र करते थे। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने दो बातें की हैं, आपने दो बातें की हैं, आपने जो दो बातें की हैं, पहले मैं इसी विषय से बहुत बातें की। ठीक है, मैं पहले उनसे जयराम जी से पहले जवाब ले लूं, क्योंकि वो बीच में आपको टोका था उन्होंने। जो आपका सवाल है वही दोहराऊंगा मैं अनिल जी। जो सवाल किया, जो हमारे विषय से संबंधित है, उसी की बात करूंगा। क्योंकि ये बयान पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी आए हैं। जिन बयानों पर आज बात हो रही है कि बड़े डेरोगेटरी बयान होते हैं, अपमान हो जाता है नेताओं का, प्रधानमंत्री का, तो ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे हैं और प्रधानमंत्री पर भी लगे हैं, जो जिसका जिक्र अनिल यादव कर रहे हैं। जयराम जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या कांग्रेस की विधवा का उन्होंने जिक्र किया। मैं उनको चुनौती देता हूं। पहली बात तो ये है कि अभी एक चीज तो स्पष्ट है ना, अभी ये कह रहे हैं कि उन्हीं मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता के तौर पर रैली संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में, चुनाव सामने है, तो आप मुद्दों की बात करिए ना। आप कभी हिंदू धर्म में एक शक्ति की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं औरंगजेब की, कभी आप बात करते हैं मोदी की संतान नहीं है, उनका परिवार कौन है। अरे आप रोज कभी इटली की बात करते हैं। नहीं, पहले उसका जवाब तो दे दीजिए ना उनका। कभी इटली की बात करेंगे, देखो कभी फिर रोज की सोनिया बात सेना, कोई जवाब नहीं है इनके पास। सोनिया सेना इनके पास फिर कोई मिर्ची जवाब लग गई। जवाब किसके पास नहीं है? उस देश की जनता डिबेट करेंगे। देख मैं कर तो कर लेगी, बोल कौन रहा है, बीच तुम्हारी में झूठ रोकता। का विरोध कर रहा हूँ। संजय राउत के पास अगर कोई मुद्दा होता, कोई तर्क होता, कोई तथ्य जवाब नहीं है भाई, तो हमारे पास कोई संजय जवाब नहीं है। राउत की बात करते। आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी, कैसा नालायक मेरा वंशज निकला, मेरी पार्टी को पुत्र मुंह में तोड़ दिया। और क्या भाषा है भाई, क्या भाषा है? नहीं, ये देखिए, किसी को नालायक कह देना। मैं जयराम जी नहीं, ये बाला साहब में गालियां भी दे देंगे भाई। कि जब पुत्र जब इस प्रकार का निकले, उनकी विचारधारा को खत्म कर दे, पार्टी को तोड़ दे, तो उसको नालायक ही दुनिया कहती है। बाला साहब भी इसी बारे में सोच रहे हो। अगर ये बीच में सोनिया सेना के जो प्रवक्ता है, तोड़फोड़ किसने करी? वो अगर कम से कम ट्रोलिंग बंद करेंगे ना, तो निश्चित रूप से मुद्दों पर बात। भाई इनके पास अगर मुद्दे होते तो संजय राउत इस प्रकार की अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। और मैं अंतिम बात कहता हूँ, चलिए इन सबको चिल्लाने दीजिएगा। एक लाइन मैं पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, संजय राउत के लिए, ए राजा के लिए, उदयनिधि स्टालिन के लिए इनके भाषणों की स्क्रिप्ट क्या मैं तैयार करता हूँ? क्या मैं इनको लिख कर देता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत अपमानजनक, चाहे वो मोदी। तो चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। 15 सीटों पर चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले दिग्विजय सिंह के नाम पर
संशय बना हुआ था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता शायद चुनाव से भाग रहे हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल है। ये बड़ा फैसला कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हुआ है। तो सीईसी की बैठक से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। 4 बजे बैठक शुरू हुई थी सीईसी की और लगातार खबरें जैसे जैसे वहां से आती रहेंगी हम, और सीटों पर ही ये चर्चा हो रही है किसको कहां से लड़ाया जाएगा। आज एक और लिस्ट आ सकती है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। सीईसी की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और ये आरोप भी लग रहे थे और ये संशय बना हुआ था कि क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नाम सामने आएंगे, चुनाव मैदान में आएंगे। इसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये तमाम बातें थी। कमलनाथ के नाम को लेकर चर्चा थी कि कमलनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी क्या उन पर फैसला लेगी। तो ये नाम, या सचिन पायलट का भी एक नाम था, अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये तमाम बड़े नामों में संशय बना हुआ था। ये सवाल भी उठ रहे थे, मीडिया में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब सीईसी की बैठक में ये साफ हुआ है। फिलहाल दिग्विजय सिंह जो बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो राजगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे। ये एक बड़ी खबर आ रही है। मोहन जी, ये बड़ी खबर हम बता दें, कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक में ये फैसला हुआ कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे जो संशय लगाए जा रहे थे, बड़े नाम जो हैं, कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नाम, अनिल यादव जी, बड़े नामों को लेकर थी कि बड़े नाम शायद बच जाएं, इस बार चुनाव ना लड़ें। इसको लेकर बहुत सारे आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लग रहे थे। देखिए, ये फिर से वही बात आएगी, मुद्दों को बरगलाने की बातें होती हैं। पहले कहा जा रहा था कि भाई यूपी में हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है। सबसे पहले गठबंधन हमारा फाइनल हुआ। आए दिन हमसे मीडिया सवाल पूछती थी, भाई कब फाइनल होगा। सारी पार्टियों से पहले हमारा यूपी में सीट शेयरिंग भी हो गई, हमारी कैंडिडेट भी डिक्लेयर होने शुरू हो गए थे। उसके बाद कहा गया कि भाई बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये बात आ गई कि भाई बड़े नेताओं को क्यों नहीं लड़ाया जा रहा। देखिए क्या है, हमारी पार्टी में एक प्रोसीजर है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष एक रिपोर्ट भेजते हैं, प्रभारी उसे चेक करते हैं, फिर सीडब्ल्यूसी बैठती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब मिलकर समन्वय बनाकर इस बात पर चर्चा करते हैं। अब हमारी पार्टी ऐसे अलोकतांत्रिक तो है नहीं कि जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धक्का लग जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी माला पहनने के लिए अपने आप को उसमें माला में घुसना पड़े, फोटो फ्रेम में आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़े। इस तरह का मामला नहीं है। तो जब आप डिस्कशन करते हो तो टाइम लगता है। कल तक कहा जा रहा था कि आप ही लोगों ने, मीडिया ने चर्चा उड़ा रखी थी कि दिग्विजय जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अब आप सामने हो गया। और मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन और रुक जाइए, आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। चाहिए जी। चलिए, कनिका कटियार मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी, उनसे और जानकारी लेते हैं सीईसी की बैठक में और क्या क्या फैसले हुए हैं। कनिका, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज 18 सीटों पर मंथन हुआ है, जिसमें से कहा जा रहा है कि केवल 1 से 2 सीटें जो है वो रोक दी गई है, बाकी की सीटें जो है लगभग क्लियर कर दी गई है। लेकिन बिल्कुल लगातार इस बात पे संशय बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से कमलनाथ तो नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इनके नाम की जो है कहीं ना कहीं सहमति जो है सीईसी की बैठक में बन चुकी है। इसके अलावा बात करें तो अरुण सिंह जो है वो गुना से चुनाव लड़ने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लगभग जो है सीईसी की बैठक में आज 18 सीटों पर मंथन हुआ, जिसमें से कहा जा रहा है कि 15 से 16 सीटें जो है वो कंफर्म कर ली गई है। बहुत जल्द जो है कांग्रेस पार्टी अपनी अगली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें आप देखेंगे दिग्विजय सिंह का नाम शामिल होगा। वहीं एक और खबर ये भी आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तमाम
जो लोग लड़ रहे हैं उनका सहयोग करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछली बार की बात करें तो भोपाल से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ था कि क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कमलनाथ के ऊपर चर्चा चल रही थी, लेकिन पिछली लिस्ट में छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब दिग्विजय सिंह का नाम जो है कहीं ना कहीं उससे सहमति बन चुकी है। टीएमसी की बैठक में आज दिग्विजय सिंह के नाम पर एक बड़ी मोहर लगी है और तमाम पार्टी के नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने भी ये कहा था कि जब अगर पार्टी आलाकमान बोलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनावी मैदान में उतरूंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि दिग्विजय सिंह जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, अब जो बड़े नाम हैं उन पर क्या चर्चा आज की सीसी में होगी और क्या क्या कौन कौन से और जो सीटों का है वो डिक्लेयर हो सकती हैं आज? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पे 15 सीटें जो है वो क्लियर कर ली गई है। इसके अलावा अभी जो है तमिलनाडु की बैठक चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य है दक्षिण भारत का, उसको लेकर भी आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी को लेकर जो सीट पे लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि आज अमेठी और रायबरेली पे चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो पहले गांधी परिवार को तय करना होगा कि क्या मैदान में जाएंगे कि नहीं लाइन जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकतर सीटों पे जो है आज चर्चा की जाएगी की बैठक में, क्योंकि पहले के चरण में जो है उत्तर प्रदेश की 5 से 6 सीटों में जो है चुनाव होना है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी आज कहीं ना कहीं क्लियरिटी सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नहीं क्यों कर रहे, तो रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारेगी, लगातार इस बात पे संशय बना हुआ है। लेकिन आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक में यूपी के ऊपर भी बातचीत होगी, अभी तमिलनाडु की बैठक जारी है, इसके बाद जम्मू कश्मीर होगा, फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश की चर्चा होगी। चलिए कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे जानकारी लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश का सवाल में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।